हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। जब हम जो है दही है या क्रीम है उसको मथते हैं तो उससे क्रीम अलग हो जाती है और दूध अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बी है ससंजक बल के कारण, सी है अपकेंद्रीय बल के कारण और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अपकेंद्रीय बल के कारण जो क्रीम है वह दूध से अलग हो जाती है। अगला प्रश्न है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है वह बढ़ेगा, यानी कि एक आप बर्फ का टुकड़ा लीजिए और उसे पानी से भरे गिलास में डाल दीजिए तो आप कुछ क्षण बाद देखेंगे कि जो वो बर्फ है वह पूरी तरह से पिघल चुकी होगी। तो ऐसा होने के बाद जो ग्लास में पानी है उसके स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है क्या पानी का स्तर बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है क्या कम हो जाएगा, या ऑप्शन सी है उतना ही रहेगा, या ऑप्शन डी है कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा डालने पर उसके जो जल का स्तर है वह ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, यानी कि उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन ए है ठोस एवं द्रव में हो सकता है, बी है ठोस एवं निर्वात में हो सकता है, सी है गैस एवं द्रव में हो सकता है, या डी है निर्वात एवं गैस में हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस एवं द्रव में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन, हम जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देते हैं तो जो पानी का आयतन होता है वह पहले बढ़ता है या घटता है या नहीं बदलता है, यानी कि उतना ही रहता है, या ऑप्शन डी है पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो पहले इसका आयतन घटेगा और फिर इसका आयतन बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजिनस क्षारक कौन सा है? तो आरएनए में यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड में जो थाइमिन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजिनस क्षारक है वह है ऑप्शन ए यूरेसिल, बी है गुआनिन, सी है साइटोसिन और डी है एडेनिन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसे यूरेसिल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है एक भू-स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है। एक भू-स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है। ऑप्शन ए है 12 घंटे, बी है 24 घंटे, सी है 48 घंटे या डी है 6 घंटे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक भू-स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल 24 घंटे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भू-स्थिर उपग्रह घूमता है। ऑप्शन ए किसी भी ऊंचाई पर घूम सकता है, बी है स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, सी है ध्रुव के ऊपर ऊंचाई पर घूमता है, या डी है ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो जो भू-स्थिर उपग्रह होता है वह स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन आपके सामने फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक भू-स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है। ऊपर का प्रश्न कह रहा था कि परिभ्रमण काल कितना होता है और वही बात यहाँ पर भी पूछी गई है। तो ऑप्शन ए है 6 घंटे, बी है 12 घंटे, सी है 18 घंटे या डी है 24 घंटे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक भू-स्थिर उपग्रह का जो परिभ्रमण काल या एक काल जो होता है वह पूरे 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया जानने के लिए। तो नासा अमेरिका के अभिकरण में केपलर नाम की जो दूरबीन है उसका प्रवर्तन क्यों किया गया, क्या चीज़ जानने के लिए किया गया? ऑप्शन ए दूरस्थ तारों को जानने के लिए, बी है दूरस्थ ग्रहों को जानने के लिए, डी है दूरस्थ उपग्रहों को जानने के लिए, या पृथ्वी तुल्य ग्रहों को जानने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। केपलर नामक जो दूरबीन नासा के द्वारा प्रवर्तित की गई थी वह पृथ्वी तुल्य ग्रहों को जानने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दो चालक समान दिशाओं में धारा ले जाने पर दो
चालक समान दिशाओं में धारा ले जाने पर। ऑप्शन ए है चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, बी है चालकों में प्रतिध्वनि होगी, सी है चालक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या डी है दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर चालक एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो प्रकाश की गति की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो आप याद रखेंगे कि रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश की गणना की थी, प्रकाश की गति की गणना की थी। ऑप्शन ए है किस वर्ष की थी? 1776 में, या 1676 में, या 1876 में, या 1767 में। तो रोमर के द्वारा प्रकाश की गति की जो मापन की गई थी, गणना की गई थी, वह सबसे पहले 1776 यानी कि 76 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए है रिएक्टर स्केल में, बी है टेस्ला में, सी है डेसिबल में, और डी है हर्ट्ज में। तो रिएक्टर स्केल के द्वारा आपके भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? रिएक्टर स्केल के द्वारा। जबकि ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल के अंतर्गत मापा जाता है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की चाल सामान्यतः कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। और इसे किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में इसे मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें एक्स होती हैं। तो काफ़ी बड़ा यदि विस्फोट हो जाए समुद्र में, तो उसके तल में जो लहरें बनेंगी, उसकी जो तली में लहरें बनेंगी, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ, बी है अनुदैर्ध्य, सी है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, और डी है स्थिर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समुद्र तल में जो है अचानक से विस्फोट होने पर जो लहरें बनेगी, उन्हें अनुदैर्ध्य के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर के सामान्य माना जाता है। तो मनुष्य का जो सामान्य ताप है वह कितना होता है? प्रश्न सिर्फ यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या डी है 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो सामान्य ताप होता है मनुष्य का वह होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि इससे ज़्यादा ताप है तो उसे हम बुखार के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो एक आप कोई भी ईंधन लीजिए, उसका पूरा एक इकाई भाग यानी कि उस ईंधन को जो है आप पूरी तरीके से दहन कर दीजिए। तो एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है ईंधन की ऊष्मीय मान यानी कि ईंधन का जो कैलोरी है वह कहेंगे। ऑप्शन बी है ईंधन का वाष्पशीलता क्षमता, सी है ईंधन का प्रज्वलन, और डी है ईंधन की ऊष्मीय क्षमता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा को ईंधन की ऊष्मीय मान के अंतर्गत जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक्स का उदाहरण है। तो वनस्पति तेल का जब हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है विस्थापन अभिक्रिया का, बी है मिश्रण अभिक्रिया का, सी है संकलन अभिक्रिया का, या डी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने की जो क्रिया है उसे संकलन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है को इन तत्वों से दूर रखा गया है। किनसे? यह किसकी कमियों में से एक था? मतलब लोहा जो था आपका कोबाल्ट और निकिल जैसा ही होता है और इनको इन तत्वों से दूर रखा गया था। क्यों रखा गया था? इसमें क्या कमियां थी? ऑप्शन ए आधुनिक आवर्त सारणी, बी है न्यूलैंड्स का ऑक्टेक्स नियम, सी है डॉबरिन का त्रिक, और डी है मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, न्यूलैंड्स का ऑक्टेक्स नियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि यल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यल की कक्षा में रखे जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन ए है 8, बी है 2, सी है 32, डी है 18। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 8 इलेक्ट्रॉनों को एल की कक्षा में रखा जाता है। देन अगला प्रश्न है कि
मिश्रण प्रकृति में एक्स हो सकता है, जो मिश्रण है वह प्रकृति में हो सकता है। ऑप्शन ए है समांगी हो सकता है, बी है विषमांगी हो सकता है, सी है समांगी व विषमांगी हो सकता है, या डी है शुद्ध पदार्थ हो सकता है। जो मिश्रण है तो वह बिल्कुल शुद्ध तो नहीं हो सकता है, समांगी भी होगा विषमांगी भी होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिश्रण प्रकृति में समांगी और विषमांगी होता है। तो ये थे आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो आज कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।